हेलो एवरीवन। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे लेक्चर नंबर 2 जर्नल से, जो अपना हमारा जो टॉपिक चल रहा था। और आज हम लोग सीखेंगे ट्रांजैक्शन जो किससे रिलेटेड है, सारा कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस, उसका एंट्री कैसे पास करेंगे वो सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो लास्ट कौन सा नंबर कितना ट्रांजैक्शन हो गया था हमारा। तो अपन यहाँ पे सीखने वाले हैं पास, लिखिए, हेडिंग लिख लीजिए, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। नंबर 1, तो पहला ट्रांजैक्शन होने वाला अपना डिपॉजिटेड इनटू बैंक। हम लोग ये एंट्रीज को डिस्कस कर रहे हैं और इसका एंट्री पे मैं पास करवा रहा हूँ आपको। जब जर्नल प्रॉपर आप बनाने वाले हैं तो आप पूरा फॉर्मा के अंदर ये करेंगे। ठीक है, तो इस क्लास के बाद हम लोग जो भी जर्नल बनाएंगे उसको क्या करेंगे, जर्नल के फॉर्मेट में बनाएंगे। अभी हम लोग इंडिविजुअली ऐसे समझ ले रहे हैं, फिर अपने फॉर्मेट के साथ बनाएंगे। तो इस ट्रांजैक्शन का क्या मतलब हुआ बेटा, लिखा है डिपॉजिटेड इनटू बैंक 30,000। क्या डिपॉजिट किए होंगे अपने, कैश ही तो डिपॉजिट किए होंगे। तो बैंक के अंदर पैसा गया, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है और हमारे पास से क्या जा रहा है। अब अगर यहाँ गोल्डन रूल से चलाएं तो ये पर्सनल अकाउंट और ये रियल अकाउंट, मॉडर्न से चलाएं तो ये भी एसेट और ये भी। तो जब बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं तो बैंक रिसीवर हुआ, रिसीवर को क्या करते हैं बेटा, और जो कैश रियल है कुछ जा रहा है ना हमारे पास से बैंक में, तो हम इसको क्या कर रहे हैं। अगर मैं मॉडर्न रूल से समझाऊं तो बैंक हमारे लिए एसेट होता है मॉडर्न रूल में, और जब हम बैंक में पैसा डाल रहे हैं तो हमारा एसेट इंक्रीज़ हो रहा है। एसेट इंक्रीज़ करने के लिए क्या करते हैं, डेबिट। और कैश जो हमारा एसेट है वो हमारे पास से क्या हो रहा है, क्योंकि मेरे पास से जा रहा है लेकिन बैंक अकाउंट में जमा हो जा रहा है, तो मेरे पास से तो गया, डिक्रीज़ हुआ। तो यहाँ पे हमने किया, यहाँ पे अमाउंट आप कितना लिख देंगे, 30,000 एंड 30,000। अच्छा, नरेशन भी बहुत जगह है कि भाई नरेशन कैसे लिखे सर, तो इसको देखो ऐसे लिख लेंगे, नरेशन बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ये होता है नरेशन। लास्ट डे हमने किया था विदाउट नरेशन, अभी मैं नरेशन के साथ करवा रहा हूँ। इस ट्रांजैक्शन के बारे में इससे पता चल गया ना आपको, अगर आप ये पढ़ोगे तो पता चल जाएगा ना ये ट्रांजैक्शन क्यों हुआ। तो जो ट्रांजैक्शंस गिवन है उसी का शॉर्ट में लिख देते हैं इन्फो, उसी को हम कहते हैं नरेशन। क्या कहते हैं, ये हम लोग लास्ट डे पढ़ चुके हैं। आगे बढ़े, ठीक है। ट्रांजैक्शन नंबर 2, कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक। कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से बेटा कैश विथड्रॉ किया हमने 20,000। क्या एंट्री पास करेंगे, क्या होना चाहिए बेटा, दो एस्पेक्ट क्या क्या निकलेगा इसमें, एक तो कैश और दूसरा कैश बैंक से निकाल रहे हैं तो कैश कम्स इन ना, तो कैश अकाउंट क्या होना चाहिए, टू बैंक। रूल लगा लोगे, कैश भी एसेट बैंक भी एसेट, कैश निकाल रहे हैं, कैश बढ़ रहा है, बैंक बैलेंस घट रहा है। ट्रांजैक्शन नंबर 3, वेजेस पेड बाय चेक। वेजेस पेड बाय चेक 5,000 रुपीज़। इसका जर्नल क्या बनाएंगे बेटा आप लोग, हमने वेजेस पे किया है, चेक से किया है, तो एक अकाउंट क्या बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, तो वेज हम पे कर रहे हैं ना, वेज क्या होता है, एक्सपेंस, और एक्सपेंस क्या होता है बेटा, डेबिट।
वेरी गुड। तो एक वेजेस अकाउंट डेबिट, और पे क्या कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, चेक से। तो आ गया क्या, बैंक अकाउंट 5000 5000। क्लियर, यहाँ तक एकदम समझ में आ रहा है। अब लिखिए, चेक रिसीव्ड फ्रॉम अंजलि, चेक रिसीव्ड फ्रॉम अंजलि ₹8,500 and discount allowed to her ₹500. Check is deposited into bank on the same day. क्या हुआ इसके अंदर, बोलिए। चेक रिसीव कर रहे हैं अंजलि से 8,500 का, डिस्काउंट अलाउ अपने उसको कितना कर रहे हैं, और चेक डिपॉजिट कर दिए हैं सेम ही डे में। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। चेक अगर सेम डे में डिपॉजिट कर दिए तो सीधा सीधा बैंक यूज़ होगा। पैसा गया बैंक में तो बैंक अकाउंट क्या होना चाहिए, बैंक डेबिट होना चाहिए। वेरी गुड। डिस्काउंट हम लोग क्या कर रहे हैं, तो चेक मिल रहा है तो डिस्काउंट अलाउ करेंगे, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट होना चाहिए। 2 किससे मिल रहा है, तो देखो हमें मिला 8,500, डिस्काउंट अलाउड कितना है, तो इसका मतलब अंजलि से मिलना कितना चाहिए था हमें। ये चीज़ को समझ लो। समझ गए, रीज़न क्या लगाएंगे हम, मॉडर्न से बताएं, बैंक एसेट डिस्काउंट एक्सपेंसेस। अंजलि कौन है, अगर अंजलि से मुझे चेक मिल रहा है तो ज़रूर वो मेरी एसेट रही होगी ना, डेटर क्या रही होगी अंजलि मेरी, अरे डेटर होगी तभी ना पैसा दे रही है, जिससे हमें पैसा मिलता है वो हमारा कौन होता है, डेटर। तो मेरी डेटर होगी, डेटर होता है एसेट। एसेट क्या होता है, जिस भी चीज़ से फ्यूचर में बेनिफिट मिले। तो इससे मुझे पैसा मिला, तो आप मुझे बताओ जब एसेट हमारे पास पैसा आया, चेक दी हमने बैंक में डाल दिया, तो मेरा एसेट बढ़ रहा है। एसेट बढ़ाने के लिए डेबिट, एक्सपेंस हम डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं तो खर्चा भी बढ़ रहा है, खर्चा बढ़ाने के लिए। और अंजलि जो मेरी डेटर थी, एसेट थी, उसने मुझे पैसा दे दिया, तो मेरा ये अंजलि नाम का एसेट घटा कि बढ़ा, डिक्रीज हो गया। इसीलिए क्या हो गया, एसेट को डिक्रीज करने के लिए क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इसीलिए बेटा रूल एकदम अच्छे से आना चाहिए आपको। फिर बेटा 5वां नंबर आइए, ट्रांजैक्शन देखिए 5th। अब ऐसा कुछ लिखा है, एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बैंक पेड टेलीफोन बिल। अब बोले ये क्या चीज़ होता है सर, ये स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है,
जानते हो बैंक हमारे लिए एजेंसी का भी काम करता है, एजेंट की तरह भी काम करता है। अगर हम अपने बैंक में बोल दें कि मेरा जो टेलीफोन बिल आता है वो आप डायरेक्टली पे कर दीजिए, स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब ओनर ने अपने बैंक में, बिजनेस ने अपने बैंक में बोल दिया है कि अगर हमारा बिल आता है तो आप डायरेक्टली पेमेंट, तो इसका मतलब यहाँ कौन पेमेंट करेगा? बैंक। और क्या पे कर रहा है? तो टेलीफोन चार्जेस या बिल अकाउंट डेबिट टू, पेमेंट कहाँ से हुआ है? अगर अपने कैश देते तो, अगर खाली लिखा होता पेड टेलीफोन चार्जेस या बिल, तो क्या होता? टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा? बैंक। समझ में आ रहा है ना? 500 500। तो ये चीज़ यहाँ पे समझना है कि स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन हो, ऑर्डर हो, इसका मतलब डायरेक्टली पेमेंट हो जाएगा। ट्रांजैक्शन नंबर 6 लिखिए। अंजलि's check returned dishonored। अंजलि का जो चेक है ना, वो क्या हुआ? रिटर्न हो गया। क्या हो गया? डिसऑनर हो गया और रिटर्न हो गया। डिसऑनर का मतलब क्या होता है? हमें उसका पेमेंट नहीं मिला। अंजलि ने मुझे चेक दिया था, वो चेक हमने अपने बैंक में डाला था, लेकिन बैंक वाला बोला कि देखिए अंजलि के अकाउंट में पैसा वैसा नहीं है, हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो उसको क्या कहते हैं? डिसऑनर हो जाना। चेक क्या हो गया है? डिसऑनर हो गया। तो बताओ, अंजलि से जब मुझे चेक मिला था, यहाँ पे देखना होगा आपको थोड़ा, अंजलि से जब चेक मिला था तो हमने अंजलि को क्या किया था? क्रेडिट किया था। ये हम लोग मान लिए थे कि अंजलि ने पेमेंट कर दिया। तो क्या अंजलि ने सच में पेमेंट किया है? नहीं ना। मेरे को पेमेंट मिला है क्या? नहीं मिला ना। क्या करूं? क्या करूं? वापस से अंजलि से मेरे को पैसा मिलना है, तो अंजलि को अपन वापस बढ़ा देंगे। क्या करेंगे? अंजलि अकाउंट डेबिट टू। हम ये मान लिए थे कि बैंक का पैसा बढ़ा दिए हम, लेकिन बैंक का पैसा बढ़ा है क्या रियल में? अब हमको तो लगा था बैंक में पैसा आ गया, लेकिन बैंक में पैसा नहीं आया। तो कितना रुपया डालेंगे अब? अंजलि से कितना लेना था? सिर्फ 8,000, क्योंकि 500 तो डिस्काउंट ख़त्म हो गया। डिस्काउंट को वापस यहाँ 9,000 नहीं दिखाना है, यहाँ पे सिर्फ कितना दिखाना है? 8,000। बात समझ में आया? यहाँ पे देखिए कितना था, इसको एक बार समझिए। यहाँ पर देखिए, बैंक में 8,500 था, डिस्काउंट 500 हमने दे दिया था। अंजलि से मुझे कितना लेना था? लेकिन मेरे बैंक में कितना नहीं गया, तो उतना ही ना हम अंजलि को डेबिट कर दिए, क्योंकि 500 तो हम डिस्काउंट दे के पहले ही सलटा चुके हैं कि ठीक है 500 मुझे नहीं चाहिए। तो यहाँ कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि सर वहाँ तो 9,000 रुपया था अंजलि में, 500 का डिस्काउंट भी था, तो क्या अब अंजलि से मुझे अब कितना लेना है? 9,000 लेना है कि 8,500 लेना है? 8,500 लेना है। चलिए नेक्स्ट लिखिए। चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। देखिए, बैंक हमारे लिए एजेंसी का काम कर रहा है, तो बैंक हमसे कुछ चार्ज काट लेता है। काट लेगा। कोई दिक्कत है अगर वो काट रहा है? तो कोई प्रॉब्लम है आपको? काम कर रहा है तो काटेगा ही। आपके अकाउंट में भी देखोगे, अकाउंट होगा तो आपके पास मैसेज आ जाएगा, योर अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड बाय 18 रुपया मैसेज का चार्ज, 10 साल में 200-500 रुपया कन्वेंस फीस, कन्वीनियंस चार्जेस या ऐसा कुछ, ऐसा कन्वीनियंस चार्जेस बोल के आता है।
तो इस तरीके से बेटा वो बैंक काट सकता है। तो सबसे पहले चार्जेस कटा, चार्जेस मेरे लिए खर्चा है नहीं है, खर्चा क्या करना चाहिए, डेबिट, और काट कौन रहा है, तो मैं क्या लिखूँगा, बैंक चार्जेस डेबिट। और कहाँ से कट रहा है, अकाउंट से कट रहा है ना, तो मेरा क्या रिड्यूस होगा, देखो बैंक चार्जेस खर्चा होता है, बैंक बैलेंस एसेट होता है। जब बैंक खर्चा काट रहा है, चार्ज काट रहा है, तो मेरा खर्चा बढ़ा, एक्सपेंस बढ़ाने के लिए डेबिट, और मेरा बैंक बैलेंस एसेट डिक्रीज करने के लिए क्रेडिट। कौन सा नंबर ट्रांजैक्शन है अब अपना, चलिए लिखिए, गुड्स सोल्ड ₹5,000, the amount was deposited into bank। सेल किए और पैसा सीधा बैंक में डाल दिए, तो पैसा सीधा कहाँ गया, बैंक अकाउंट डेबिट। और क्या किए अपन, बैंक टू सेल्स। फिर एक एंट्री, डिविडेंड कलेक्टेड बाय ₹1,000। व्हाट इज दिस डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक बेटा, डिविडेंड क्या होता है, कंपनी प्रॉफिट में किसी कंपनी के अंदर बिजनेस इन्वेस्ट किया है, उस कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, उस कंपनी ने प्रॉफिट का हिस्सा बांटा है, उसको डिविडेंड कहते हैं। तो डिविडेंड क्या होता है, प्रॉफिट का हिस्सा, कंपनी के प्रॉफिट का शेयर जो हम शेयर होल्डर्स के बीच में बांट देता है कंपनी, उसे कहते हैं डिविडेंड। यहाँ लिखा है डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, मतलब हमारे अकाउंट में डायरेक्टली पैसा आया है, किसी कंपनी ने जिसमें हमने शेयर खरीद के रखा था, उस कंपनी ने डिविडेंड दिया होगा, और वो सीधा कहाँ जमा हो गया, बैंक में जमा हो गया। तो बताओ डिविडेंड हम रिसीव कर रहे हैं ना, तो मेरा इनकम है ना, इनकम क्या होता है, और मेरा जो बैंक है उसके अंदर पैसा आ रहा है ना, तो क्या करना होगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिविडेंड अकाउंट, डिविडेंड अकाउंट। बैंक एसेट इंक्रीज हो गया, बैंक बैलेंस, डिविडेंड मेरा रेवेन्यू होता है, इंक्रीज हो गया। अब आप रूल खुद लगा लो, देखो क्यों डेबिट हुआ, आया समझ में। ठीक है, देखो ऐसा लिखा है, रिसीव्ड फ्रॉम राजा
a check of rupees 12,000 discount allowed 10%. अब यहाँ पे तो कुछ बोल नहीं रहा है, चेक उसी दिन डिपॉजिट हुआ के, तो इसको हम थोड़ा सा और ट्रिकी बनाएंगे और ठीक इसके बाद एक ट्रांजैक्शन लिखेंगे, द अबव चेक was deposited into bank on the next day. इसको हम इसके साथ भी लगा सकते हैं, लिख सकते हैं, अलग से भी लिख सकते हैं, इसीलिए आपको पूरा सम्स पढ़ना पड़ेगा, इसके बाद तो कुछ है नहीं। क्या लिखा है यहाँ पे, पहला पढ़ो। हम लोग को क्या मिला, एक चेक मिला, किससे मिला, राजा से, और हमने उसको डिस्काउंट अलाउ किया 10%। और नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है वो लिख रहा है कि जो ऊपर वाला चेक है ना वो अगला दिन डिपॉजिट हुआ है बैंक में। अब तरीका से अगर ये लाइन नहीं लिखा होता तो हम क्या एंट्री पास करते हैं, पहले ये समझेंगे। अगर ये नहीं होता तो हम लोग करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू, ये करते कि नहीं, अमाउंट क्या क्या डालते हैं, 12, 10% 1200, 10,000, ये हो जाता मेरा टोटल हिसाब किताब। लेकिन यहाँ पे तो साफ साफ लिखा है कि ये चेक बेटा अगला दिन बैंक में गया है। कुछ समझ रहा है लास्ट बेंच, इधर फोकस करो, नहीं तो उड़ जाएगा। अभी एग्ज़ाम में कुछ आएगा तो फिर गॉन। अब ये बताइए मुझे कि यहाँ बैंक लिखना क्या सही है इस कंडीशन के हिसाब से? क्या इस दिन बैंक में पैसा गया है, चेक डिपॉजिट हुआ है? नहीं ना, तो क्या बैंक को इस दिन बढ़ा देना सही बात है? तो इसका मतलब ये जो हमने किया है ये इस कंडीशन के हिसाब से तो ठीक, अगर सेम डे डिपॉजिट हो जाता तब तो बैंक ठीक था, लेकिन यहाँ पे तो बोल रहा नहीं भाई अगले दिन डिपॉजिट हुआ ये चेक राजा का। तो क्या करना होगा, याद रखेंगे, अब जब भी चेक मिले और उस दिन वो बैंक में डिपॉजिट नहीं हो रहा है तो आप एक टर्म यूज़ करेंगे जिसको हम कहेंगे कैश इन हैंड। क्या यूज़ करेंगे? कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट कर देंगे। सॉरी कैश नहीं, इसको चेक कर लीजिए, कैश इन हैंड नहीं है, चेक इन हैंड है। क्या करना होगा? चेक इन हैंड को क्या कर देना, आपको डेबिट कर देना। इज इट क्लियर? तो जिस दिन अब हम बैंक में पैसा डाल, वो चेक डाल रहे हैं, उस दिन क्या करेंगे? बताइए ज़रा। अब तो बैंक में पैसा गया ना, तो यहाँ तो ठीक है बैंक के अकाउंट, और यहाँ पे क्या होना चाहिए बेटा, क्या डेबिट करके बैठे थे? अब तो ये चेक गया ना बैंक में, तो इसको क्या लिख देंगे, टू चेक इन, यही वाला अमाउंट डाल देना होगा। चेक इन हैंड का कितना अमाउंट है? 10,000, तो 10,800 बैंक में गया, 10,800 बैंक में गया, खत्म। तो इस एंट्री को अच्छे से समझना है, इसके ऊपर ध्यान देना है आपको। हाँ, काम का एंट्री है, बी केयरफुल, भूलना नहीं है। तो क्या सीखे?
अगर चेक मिलता है हमें, इफ़ वी रिसीव अ चेक ऑन अ सर्टेन डे एंड इट इज़ नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे, देन द चेक विल बी mentioned as check in hand. We won't use bank account because the amount is not deposited or the check is not deposited into bank on the same day. So we use check in hand on the day we have received the check. But the day on which the check is deposited in the bank, we will debit bank account एंड चेक इन हैंड अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. ठीक है, तो बेटा इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको रूल लगा सकते हैं. एसेट था ना, चेक मिला तो भैया पैसा तो मिलेगा आज नहीं तो कल. एसेट मैंने बढ़ा दिया, डेबिट कर दिया, और जब इस चेक को मैंने डिपॉजिट कर दिया बैंक में तो ये वाला कहानी ख़त्म. एसेट तो डाल दिया, चेक को बैंक में डाल दिया तो मेरा चेक रिड्यूस हो गया. एसेट को डिक्रीज करने के लिए क्रेडिट, बैंक बैलेंस मेरा एसेट होता है, बढ़ाने के लिए डेबिट. समझ में आ रहा है? अच्छा था ये ट्रांजैक्शन. नेक्स्ट लिखिए. देखिए, कैश डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक बाय रानी ₹5,000. रानी ने क्या किया, कैश डायरेक्टली मेरे बैंक में जमा करवा दिया. क्या किया रानी ने? सीधा. तो क्या एंट्री पास करें? बैंक में पैसा जमा करा दिया. किसने करवाया? तो रानी क्रेडिट कर दें. रानी को क्रेडिट क्यों किया हमने? ज़रूर रानी एसेट होगी तभी तो दे रही है. ठीक. कोई भी इंसान अगर बेटा पेमेंट कर रहा है तो सिंपल सी बात है, ज़रूर वो मेरा डेटर रहा होगा, हमने उसको कुछ बेचा उचा होगा तभी तो वो पैसा दे रहा है. नेक्स्ट लिखिए, अ बिल ऑफ एक्सचेंज discounted with bank क्या है ये बताइए. अब बिल ऑफ एक्सचेंज 4,000 का डिस्काउंटेड विद बैंक, क्या करें? बिल ऑफ एक्सचेंज क्या था? हमने डेटर को बेचा, डेटर बोला 3 महीने का टाइम चाहिए. मैंने कहा कैसे भरोसा करूं? तो एक काम करो, मैं एक बिल बना के देता हूं, साइन करके मुझे दो. तो बिल एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें मैंने ये मेंशन किया है कि मैं आपसे पाता हूँ 4,000 रुपया, जो मेरा डेटर है वो उसको साइन करके मुझे दे दिया. इसका मतलब वो एग्री करता है, हाँ मैं आपको 4,000 रुपया दूंगा, लेकिन कितने टाइम बाद?
3 मंथ्स के बाद। अब क्या हम लोग 3 महीना तक वेट करें 4,000 पाने का? कर सकते हैं। अगर मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है तो हम वो बिल को लेकर के अपने पास रख सकते हैं। ऐसे बिल को कहते हैं बिल रिसीवेबल। क्या कहते हैं? क्योंकि ये बिल का पैसा मुझे मिलेगा। ये मेरे लिए एसेट है कि लायबिलिटी? एसेट। अरे मिलेगा ना मुझे, जो भी चीज़ मुझे मिल रहा है वो क्या होगा? तो इसका पैसा मुझे मिलेगा फ्यूचर में। बट हमारे को ज़रूरत पड़ गया अगर पैसे का जल्दी, तो क्या करें भाई? वो तो बोला 3 महीना बाद देंगे, मुझे आज ज़रूरत पड़ गया अभी, तो क्या करूं? इसमें भी बैंक हमारे मदद के लिए खड़ा है। कैसे? बिल ऑफ एक्सचेंज 4,000 का है, बैंक से हमने डिस्काउंट करवा लिया 3,800 में। मतलब वो बिल लेके हम बैंक के पास गए कि ये बिल आप रख लीजिए, अब बदले में पैसा दे दीजिए। तो बैंक ये काम करेगा आपके लिए? हाँ करेगा, क्योंकि बताए थे ना बैंक हमारा एजेंट का भी काम। लेकिन क्या बैंक फ्री में करेगा? बैंक कुछ चार्ज काटेगा। तो देखो तो बिल का अमाउंट कितना था, लेकिन डिस्काउंट कितना में किया? ये 200 रुपया कौन रख लिया? बैंक रख लिया। इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस। क्या कहते हैं? ये डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव नहीं है, ये डिस्काउंटिंग चार्ज है। बैंक पैसा 200 काट दिया, बोला ठीक है दे देंगे आपको। तो मेरा काम पूरा हुआ नहीं हुआ? तो इंटरेस्टिंग चीज़ है। क्या करना है यहाँ पे? एंट्री क्या लिखेंगे? पैसा मिला आपको, उसके लिए बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट टू क्या करना चाहिए? बिल रिसीवेबल। तो ये थोड़ा सा यूनिक एंट्री था। बिल का अमाउंट कितना लिखेंगे? 4,000। मिला आपको कितना? बैंक चार्जेस कितना काटा है? रीज़न दे पाओगे? बैंक एसेट, चार्जेस एक्सपेंस, बिल रिसीवेबल एसेट। बताओ बैंक को डेबिट क्यों किए हैं? क्योंकि एसेट क्या हो रहा है? अकाउंट में पैसा जा रहा है, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, खर्चा दे रहे हैं एक्सपेंस बढ़ाने के लिए। और बिल रिसीवेबल जब मिला था तो एसेट था, अब तो बिल हम दे दिए तो मेरा एसेट क्या हो गया? किसको दे दिए बिल? बैंक को। तो बिल गया ना मेरे पास से, एसेट डिक्रीज हो गया। मज़ेदार है ये एंट्री, समझ में आया? स्टैंडर्ड है ना थोड़ा? अच्छा। गुड्स से रिलेटेड तो मैंने सारा बता ही दिया था ना। एक कर लो। लिखिए गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। आग लगा और गुड जल गया, 1,000 रुपये का। क्या एंट्री पास करना चाहिए? अब गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स खराब हो रहा है तो क्या टर्म यूज़ करना है बेटा? क्या सिखाए थे? परचेज। डेबिट करेंगे कि क्रेडिट? खराब हो गया गुड्स भाई, परचेज को रिड्यूस करना होगा, एक्सपेंस को घटाना होगा, क्रेडिट करना होगा। परचेज तो क्रेडिट होगा, डेबिट क्या करेंगे? लिख लीजिएगा लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। कोई अगर गुड्स चोरी कर लेगा तो क्या करेंगे एंट्री? लॉस बाय थेफ्ट। क्या लिखेंगे? थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस।
वेरी गुड ट्रांजैक्शन, बहुत अच्छा ट्रांजैक्शन है। क्या लिखा है? परचेज किए एक मशीनरी कितने का? 50,000 का, और उसके ऊपर इंस्टॉलेशन चार्ज दिए हैं 5,000 का। इसका क्या एंट्री होना चाहिए? पहले इसमें कितना एस्पेक्ट है ढूंढो। परचेज कर रहे हैं मशीन तो परचेज नहीं लेना होगा, क्या लेना है? पैसा दे रहे हैं तो बैंक यूज़ होगा, कैश या बैंक। फिर एक टर्म आ रहा है इंस्टॉलेशन। तो स्टूडेंट को लगता है इसमें 3 अकाउंट होना चाहिए, एक मशीन, एक इंस्टॉलेशन चार्जेस, और एक बैंक या कैश। हम लोग बैंक मान रहे हैं, अमाउंट ज़्यादा है तो बैंक मान के चलो, कोई दिक्कत नहीं है। कैश भी मानो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कैश कुछ नहीं बोल रहा, कैश मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना होता है। क्या खरीद रहे हैं बेटा? एसेट का परचेज कर रहा है ना, तो एसेट का नाम आएगा, और इस एसेट को यूज़ करने के लिए इंस्टॉल करना पड़ रहा है। बिना इंस्टॉलेशन के ये एसेट यूज़। तो जब कोई एसेट पे हम वो खर्च करते हैं जिसके बिना एसेट यूजेबल कंडीशन में ना आए, तो उस अमाउंट को हम लोग एसेट के ही वैल्यू में ऐड, तो मतलब उसको इंस्टॉलेशन चार्ज नहीं लेना है, उसको एसेट का ही कीमत बढ़ा देना है। बात समझ रहे हो? तो यहाँ एंट्री होना चाहिए, मशीन खरीदा तो एंट्री क्या होना चाहिए? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अब यहाँ अमाउंट कितना आना चाहिए बेटा? 50। बस यही चीज़ का ध्यान रखना होगा। अगर कोई ऐसा खर्च हम मशीन पे कर रहे हैं, एसेट पे कर रहे हैं, जिसके बिना वो मशीन यूज़ करने लायक नहीं बनेगा, तो क्या होगा? वो मशीन की वैल्यू में, तो उसको खर्चा बोल के डेबिट मत करना, उसको मशीन का कीमत में ही जोड़ देना होगा। समझ गए कि नहीं? तो इसका मतलब इंस्टॉलेशन चार्जेस का भी खर्चा यही हुआ है, मशीन टू कैश। और बताए इसमें एक चीज़ जोड़े, चलिए इसी में जोड़ते हैं। पेड कैरेज ऑन अबव मशीन 2000। बेटा 2000 रुपये का हमने क्या किया है? हमने कैरेज दिया, भाड़ा दे दिया है उस मशीन को लाने का। तो बताओ, मशीन पहले लाएंगे फिर इंस्टॉल होगा। ये जो भाड़ा लग रहा है मशीन को लाने का, अलग से कैरेज दिखाना चाहिए कि मशीन का वैल्यू में ऐड करना चाहिए? इसको भी मशीन के वैल्यू में ऐड करना चाहिए। आमतौर पे एंट्री बनता क्या बेटा? बहुत लोग लिख के आएगा कैरेज अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश, कैरेज डेबिट कर देगा। लेकिन आपको याद रखना है कि नया मशीन है, और न्यू मशीन के ऊपर अगर कोई भी खर्चा हो रहा है उसका यूज़ स्टार्ट होने से पहले तक, वो सब मशीन का कीमत में ऐड कर देना होगा। समझ रहे हो कि नहीं? अब रिपेयरिंग चार्जेस ऑन एग्जिस्टिंग मशीन। ₹1000। अब ये क्या मतलब हुआ बेटा? बताइए ज़रा। मशीन को रिपेयर करवाया जा रहा है, क्या ये न्यू मशीन है? ऑलरेडी मशीन है, रिपेयरिंग चार्जेस है। ये क्या करते हैं? क्या मशीन के वैल्यू में ऐड करना चाहिए इसको? नहीं करना चाहिए। तो याद रखेंगे, हम लोग आगे चलकर एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें हम कैपिटल और रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस पढ़ेंगे। उसमें आप ये सीखोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। फ़िलहाल अभी अपने एंट्रीज़ के लिए आप क्या फोकस करें?
कि सर अगर नया एसेट के ऊपर कुछ खर्च हो रहा है या कोई भी एसेट जो हम कोई भी खर्च जो हम एसेट पे लगा रहे हैं जिससे एसेट का आउटपुट कैपेसिटी बढ़ जाए, एसेट इम्प्रूव हो जाए, ठीक है, एसेट का प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाए, या वो खर्चा जिसको किए बिना एसेट यूजेबल कंडीशन में ही नहीं आएगा, वो सारे खर्चे को एसेट में अपन ऐड कर देते हैं। लेकिन अगर एसेट को मेंटेनेंस का जो खर्चा होता है, मेंटेनेंस का खर्चा कि मशीन है तो तेल पानी देना ही पड़ेगा, तो वो हमारा कौन सा खर्चा है, वो खर्चा बोल करके आएगा, वो मशीन का वैल्यू में ऐड। तो ये जो रिपेयर कर रहे हैं एग्जिस्टिंग मशीन को, मशीन रिपेयर मांगता है, लिखा है एग्जिस्टिंग पहले से मशीन है, रिपेयर उसको कर रहे हैं, तो इसके अंदर मशीन डेबिट नहीं होगा, क्या डेबिट होगा, रिपेयरिंग। तो यहाँ एंट्री बनाना रिपेयरिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश। बताइए कोई इशू इसमें? अब नंबर 18, परचेज द सेकेंड हैंड मशीन। सेकेंड हैंड बोले तो यूज्ड, एक सेकेंड हैंड मशीन यूज परचेज की है, एंट्री क्या होना चाहिए, वही होना चाहिए मशीन अकाउंट डेबिट, एसेट ही तो है, टू कैश। कितना होना चाहिए, 50-50। अब ट्रांजैक्शन नीचे है, पेड रिपेयरिंग चार्जेस, on the above machine। क्या करें इसका, कैसा मशीन है बाबू, और सेकेंड हैंड मशीन मतलब अभी यूज़ करने से पहले उसके ऊपर खर्च किया जा रहा है, तो मशीन के वैल्यू में क्या होना चाहिए ये, तो मुझे इसका भी एंट्री करना चाहिए, डेबिट टू 500। समझ रहे हो, क्योंकि भले ही मशीन सेकेंड हैंड है लेकिन मेरे लिए तो नया ही है, और उसके ऊपर रिपेयर करेंगे तो वो अच्छा काम करेगा। तो हम यही मान रहे हैं कि ये भी ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्या एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब जो एसेट का वैल्यू बढ़ा दे या एसेट खरीदने का जो खर्च होता है वो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। एसेट खरीदते हैं तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। इसका बेटा वीडियो अपलोड किया हुआ है कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, शायद देखना वो चैप्टर आप, ठीक है। अब कुछ यूनिक ट्रांजैक्शंस करेंगे जिसको हम लोग कहेंगे एंट्रीज, जिसको लिखेंगे एडजस्टमेंट एंट्रीज। क्या लिखेंगे, और यही आज का लास्ट टॉपिक होगा, एडजस्टमेंट। ये एडजस्टमेंट एंट्रीज बेटा स्कूल में दे देता और बच्चे लोगों को टेंशन हो जाता, अरे ऐसा तो कभी पढ़े ही नहीं थे, तो बड़ा यूनिक सा चीज़ हो गया। बात समझ में आ रहा है? तो ये क्या होता है इसको समझते हैं। ईयर का एंड हो जाता है, कुछ कुछ एंट्रीज अभी भी होना बाकी है, कुछ चीज़ का पता ही साल के एंड में लगता है, तो वो साल के एंड में कुछ अलग से एंट्रीज पास करना पड़ता है जिसको हम कहते हैं। तो वो ट्रांजैक्शन जिसका कोई एंट्री साल भर में नहीं हुआ उसको साल के एंड में एडजस्ट करना पड़ता है आइटम्स को, तो वो सब कौन सा एंट्री बनेगा, और यही हमारा लास्ट टॉपिक होगा। लिखिए, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड।
इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड ₹5,000। क्या एंट्री पास करें? इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, क्या इसका एंट्री पास करें? इसका मतलब क्या हुआ पहले उसको समझो। इंटरेस्ट ड्यू है मतलब मुझे मिलना था लेकिन अभी तक मिला, मतलब ये साल हो गया, सिखाए थे ना अक्रूवल कॉन्सेप्ट। तो इंटरेस्ट हम इस साल में अर्न कर चुके लेकिन मेरे को अभी तक मिला, तो इसका मैं क्या एंट्री पास करूं? अगर नहीं मिला है तो भी दिखाना, तो एंट्री लिखेंगे जो इंटरेस्ट हमें ड्यू है और मिला नहीं है उसको हम क्या टर्म यूज़ करते हैं? याद है? अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। इसमें गोल्डन रूल नहीं लगा पाएंगे, पूरा आप फंस जाएंगे। इसको आपको मॉडर्न रूल से करोगे तो ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्यों कर रहे हैं, रीज़न देखें। अक्रूड इंटरेस्ट बेटा हमारा एसेट होता है, मिला नहीं है लेकिन मिलना चाहिए था ना, बढ़ा दिए। और इंटरेस्ट मेरा क्या होता है? रेवेन्यू। मिलेगा पढ़ना है। इंटरेस्ट पेड नहीं है, इंटरेस्ट क्या है? रिसीव्ड, तो रेवेन्यू है। और भले ही मिला नहीं है, नियम क्या कहता है, अक्रूवल बेसिस क्या कहता है? अगर नहीं भी मिला है तो आपको इस साल का तो दिखाना, तो इसीलिए हमने अपने रेवेन्यू को इंक्रीज करके दिखाया है। इज इट क्लियर क्यों किया है? अब इसको गोल्डन रूल से करेंगे तो लफड़ा होगा। इंटरेस्ट क्या होगा मेरा? इनकम होगा ना, नॉमिनल अकाउंट होगा तो। अक्रूड इंटरेस्ट है तो पर्सनल अकाउंट हो गया। तो कौन रिसीव कर रहा है भाई? रिसीवर गिवर होना चाहिए। कहाँ रिसीवर गिवर? इंटरेस्ट नॉमिनल है तो एक्सपेंस होना चाहिए या रेवेन्यू। नॉमिनल में ये तो इनकम है, इनकम क्या होना चाहिए? क्रेडिट। आधा लग रहा है लेकिन डेबिट कैसे कर दिया अक्रूड इंटरेस्ट को? यहाँ अटक गए। ठीक, तो मान लेंगे कि वो हम लोग रिसीवर है, ऐसे मान कर चलना पड़ेगा। यहाँ इतना आराम से क्लियर हुआ ना, यहाँ सिर्फ आधा क्लियर होगा, हाफ रूल। कि चलो इंटरेस्ट नॉमिनल है और क्योंकि इंटरेस्ट रिसीव्ड है तो वो क्या होगा? इनकम। इनकम क्या होता है? क्रेडिट। तो आधा पता लग गया, बच्चा आधा खुद लिख दिया, इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया अक्रूड इंटरेस्ट को, तो मार्क्स आपको पूरा मिल जाएगा, 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा इंटरेस्ट में। लेकिन ये तरीका ठीक, आधा आधा नियम लगाने वाला सिस्टम ठीक नहीं है। सीखने के बाद कंप्लीट अगर आप लगाते हो, अब मैंने आपको कहा है नो इश्यूज़, आपको अगर आता है रूल लगाना फिर तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन आप सिर्फ आधा लगा कर सोचेंगे मार्क्स पूरा आ रहा है तो हम बहुत कुछ जानते हैं, तो आगे चल के प्रॉब्लम होगा। अभी नहीं, हायर लेवल पे दिक्कत होना ही होना है आपको, डर लगने लगेगा एंट्रीज से। इसलिए जैसे मैं सिखा रहा हूँ वैसा सीखो, अकाउंट्स से प्यार हो जाएगा, मज़ा आने लगा, इकोनॉमिक्स से प्यार हो जाएगा। बात समझ रहे हो? इसीलिए बेटा ध्यान से। नेक्स्ट लिखो, सैलरीज ड्यू टू स्टाफ। सैलरीज ड्यू टू स्टाफ का मतलब देना बाकी है ना। ड्यू टू स्टाफ मतलब स्टाफ को देना। तो जो देना बाकी है के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज़ करते हैं बेटा? आउटस्टैंडिंग। क्या यूज़ करते हैं? जब भी कोई खर्चा बाकी होता है तो उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी है, लेकिन बेटा सैलरी तो है ना इस साल का, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। कितना लिखना पड़ेगा बेटा? रूल लगाए, सैलरी क्या है हमारा? एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है हमारा?
आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है हमारा? अबे देना बाकी है, लायबिलिटी, टेंशन। तो लायबिलिटी बढ़ रहा है इसीलिए क्रेडिट, और सैलरी 10,000 का क्या कर रहे हैं, बढ़ाए। क्यों बढ़ाए बेटा सैलरी? दिए तो है नहीं, फिर बढ़ाए क्यों? क्योंकि सर अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंट्स यही कहता है, भले ही नहीं दिए हैं, है किस साल का, करंट ईयर का है, दिखाना पड़ेगा, बढ़ाकर दिखाना पड़ेगा। सैलरी आपको दिखाना होगा 10,000 बढ़ा के। समझे बात? ठीक है। नंबर सी, बेटा प्रीपेड रेंट मतलब अगले महीने का, अगले मंथ का या अगले साल का रेंट हमने अभी पे कर दिया। अब अगले साल का रेंट हमने इसी साल पे कर दिया, तो इसका एंट्री क्या होगा? एडवांस में दिया है ना प्रीपेड रेंट, तो प्रीपेड रेंट मेरा क्या बना, एसेट। पे कर दिया रेंट तो बेनिफिट लेंगे, और टू क्या कर देना है, अब ये क्यों हुआ सर, ऐसा क्यों हुआ, रेंट क्रेडिट कैसे हो गया? बहुत लोग बोलेगा सर रेंट तो खर्चा होता है। देखो गोल्डन रूल लगाओगे तो रेंट क्या होता है, खर्चा। अब खर्चा होता है तो खर्चे को क्या करना चाहिए, डेबिट। क्या किए हैं यहाँ पे हम लोग? बोलेगा ये सर ये तो उल्टा हो जा रहा है, हम लोग को तो हिसाब किताब बिगड़ जा रहा है। तो भैया गोल्डन रूल से चलोगे तो बिगड़ेगा थोड़ा। अब समझते हैं इसको किससे। प्रीपेड रेंट क्या है हमारा, एसेट। रेंट क्या है हमारा बेटा, एक्सपेंस। प्रीपे रेंट किए हैं तो मेरा एसेट बढ़ा है ना, और क्योंकि रेंट हमने एक्स्ट्रा पे कर दिया है, क्या वो इस साल का है, तो क्या करना चाहिए, रेंट से हटा देना चाहिए। हटाना चाहिए मतलब रेंट को क्या करना चाहिए हमको, तो एक्चुअल में एक्सपेंस हमारा क्या हो रहा है, और एक्सपेंस को डिक्रीज़ करने के लिए क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। हुआ पूरा तसल्ली से क्लियर? गोल्डन में जाएंगे दिमाग घूम जाएगा। प्रीपेड रेंट पर्सनल अकाउंट बनेगा, रेंट बेटा नॉमिनल अकाउंट बनेगा। नॉमिनल अकाउंट में रेंट तो होता है एक्सपेंस, तो होना चाहिए डेबिट, लेकिन हो क्या रहा है ये, तो इसमें बताएंगे नहीं नहीं ऐसे नहीं होता है। जब एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं ना तो फिर इसको उल्टा करना पड़ता है, रिवर्स करना पड़ता है। ये टर्म सुनोगे बड़ा कॉमन है, एंट्री को रिवर्स कर दो, क्योंकि वो इस साल का है रिवर्स, तो होता डेबिट है लेकिन करना पड़ेगा। तो ये क्या फिर आपको दिमाग में ठूसना हो ज़बरदस्ती। तो इसीलिए गोल्डन रूल को लॉन्ग रन में अपन यूज़ नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। फर्नीचर एक फिक्स एसेट है ना बेटा, हम लोग सीखे थे ना कि डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट्स के ऊपर लगता है। तो एक फर्नीचर पे हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया 5,000 रुपये का, ये क्या होता है डेप्रिसिएशन? व्हाट इज डेप्रिसिएशन? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू वियर एंड टीयर, ऑब्सोलेसेंस, एफ्लक्स ऑफ टाइम इज नोन एज। जब यूज़ करते करते एसेट का कीमत घट जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं। तो आप मुझे देख कर बताइए कि यहाँ पे हमने कितना रुपया घटाया है एसेट से, 5,000 घटाया है। तो यहाँ दो अकाउंट क्या आएगा, एक दूसरा डेप्रिसिएशन हमारे लिए कौन सा अकाउंट है, लॉस है ना, घट रहा है वैल्यू। तो लॉस को क्या करना चाहिए, डेबिट, और एसेट का वैल्यू घट रहा है ना, तो फर्नीचर को क्या करना चाहिए,
तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, लॉस है, बढ़ रहा है। फर्नीचर एसेट है, डिक्रीज़ हो रहा है। कितने से? 5,000। और कई बार आपको ऐसे डायरेक्ट अमाउंट नहीं दिया रहेगा, परसेंटेज दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? आपको ऐसा दिया रहेगा कि सर लिखा है डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग रुपीज़ 2 लाख रुपीज़। क्या करेंगे बेटा, इसमें क्या एंट्री पास होगा और क्या अमाउंट आएगा, कैसे निकलेगा? यहाँ क्या लिखा है? डेप्रिसिएशन कितना लगाना है, किस पे लगाना है? और फर्नीचर का कॉस्ट कितना है बेटा? 2 लाख रुपया। तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना आएगा, कौन बताएगा? फर्नीचर 2 लाख, डेप्रिसिएशन 10%, 10%, कितना आएगा? 2 लाख का 10% कितना निकालना चाहिए? 20,000। ये ऐसे निकालने भी दे सकता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंट्री तो सेम रहेगा, बस ये अमाउंट 5 की जगह क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? डेप्रिसिएशन का अमाउंट 20,000। समझ रहे हो कि कोई दिक्कत? कितना हुआ ये हमारा अभी? डी। 2 और कर लो फिर ऑफ करते हैं। नंबर ई, अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹8,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है, इसका मतलब समझ रहे हो? किसको मिलेगा ये इंटरेस्ट? ओनर को। ओनर ने पैसा इन्वेस्ट किया था कैपिटल, अब हम लोग उसके कैपिटल पे इंटरेस्ट भी दे रहे हैं। तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर रहे हैं, तो बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? एक्सपेंस है। और किसको मिलेगा? ओनर को। तो ओनर के लिए वर्ड यूज़ क्या करते हैं? कैपिटल। तो यहाँ पर एंट्री होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। और इंटरेस्ट किसको देना है हमको? तो ओनर का कैपिटल में ही क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। 8,000 और 8,000, समझो इसको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस से बढ़ रहा है, कैपिटल कैपिटल है। अगर ये इंटरेस्ट हमको कैपिटल ओनर को देना है तो हम ओनर का कैपिटल बढ़ाएंगे कि घटाएंगे? ये इंटरेस्ट ओनर को मिलेगा तो कैपिटल बढ़ाना है कि? कैश क्यों नहीं लिखे यहाँ पे? कोई सोचेगा कैश क्यों नहीं लिखे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कैश क्यों नहीं लिखे यहाँ पे? क्योंकि ओनर को कैश हम लोग नहीं देते हैं। ओनर का जो एडजस्टमेंट होता है सब किस अकाउंट से होता है? कैपिटल से अकाउंट। ओनर से कुछ देना है हमको तो उसका कैपिटल बढ़ा देंगे, ओनर से कुछ लेना है तो हम उसके कैपिटल को घटा देंगे। तो कैपिटल से जो लेन देन है वो कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करते हैं, ठीक है? एफ, चार्ज नहीं करेंगे, चार्ज कर लो। चार्ज इंटरेस्ट ऑन देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अपन क्या कर दिए हैं? चार्ज किए हैं। भाई कैपिटल लगाया था तो हम लोग उसको इंटरेस्ट दे रहे थे। अगर वो ड्राइंग्स किया है तो आप बोल रहे हैं भाई उस ड्राइंग्स पे हम पैसा आपसे लेंगे। तो सिंपल सी बात है, ओनर क्या पैसा देगा? आप उससे बोलेंगे दो हमको 1,000 रुपया, 100 रुपया दो, नहीं ना। क्या करेंगे हम? कैपिटल से माइनस कर देंगे। तो कैपिटल को रिड्यूस करने के लिए कैपिटल क्या करना पड़ता है? डेबिट। और 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट 100। और क्लियर है बच्चों?
रीज़न लिखिए। कैपिटल, कैपिटल क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इनकम मान के चलो, बिजनेस का रेवेन्यू। दीज आर सम स्पेशल एंट्रीज जो बच्चों को बेटा आना चाहिए। इसके बाद और भी कुछ एंट्रीज है, या एक एंट्री और है, करवा दूँ? सिर्फ एक करवा देता हूँ मैं, ताकि ये टॉपिक ख़त्म करेंगे और पूरा पूरा अपन क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास से जर्नल फॉर्मेट बना के सॉल्व कर लेंगे। तो चले लिखिए। अब एक एंट्री सिखाते हैं आपको, ओपनिंग एंट्री। क्या? देखो बेटा, क्या ये ज़रूरी है कि हमेशा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश से ही सम्स चालू हो? भाई एक बार बिजनेस चालू हो गया तो क्या बेटा हर साल क्या स्टार्टेड बिजनेस चालू होगा? नहीं ना। तो मान लीजिए कि 2024 में बिजनेस यहाँ पे ख़त्म हो गया, शुरू यहाँ हुआ था, अब 2025 बेटा चालू हो गया। तो 25 की शुरुआत में एक बिजनेस के पास क्या क्या होगा? लिस्ट ऑफ एसेट्स होगा और लिस्ट ऑफ लायबिलिटीज़ भी होगा। कुछ एसेट बचा है, कुछ। अब तुमको सब में बेटा बोलेगा कैपिटल नहीं मालूम, हमको कैपिटल मिसिंग है, पहला चीज़। और दूसरा, इसका एंट्री पास करो। तो 2025 के 1 तारीख को जो हम एंट्री पास करेंगे उसको कौन सा एंट्री बोलेंगे? ओपनिंग। बात समझ रहे हो? सारे एसेट और लायबिलिटी को अब 2025 में जब हम रिकॉर्ड करेंगे जर्नल पास करके, तो उसे हम कौन सा एंट्री बोलेंगे? ओपनिंग। तो एक सम्स लिखिए, लिखो द फॉलोइंग, चुप हो जाओ क्रिस्टी, द फॉलोइंग बैलेंसेस existed in the books of Mr. A as on 1/1/2025। 2025 का ओपनिंग में क्या क्या लिखिए, पूरा ऐसा लिखिए। एसेट्स में लिखिए बैंक 40,000, स्टॉक साथ साथ चलिए इस एंट्री में, फर्नीचर 43,000 लिखिए। डेटर्स 1 लाख, इसमें दे दिया है कि इसमें एक्स का है 35,000, वाई का है 50,000, जेड का है 60,000। मतलब डेटर कितना है हमारे पास? 3 टू एक्स वाई और 3 आदमी है, जिससे मेरे को इतना इतना मिलना है, तो उसको हम टोटल डेटर में डाल के रखे हैं इतना। फिर लिखिए लायबिलिटीज़, लोन फ्रॉम मिस्टर वी ₹60,000, क्रेडिटर्स ₹52,500, जिसमें मिस्टर एम
का है 22,500, 22,500 एंड बी का जो अमाउंट है बेटा वो है 30,000। कितना है? अब इस सब में कैपिटल मिसिंग है, गौर से देखिए, इस सब में कैपिटल लिखा है क्या? क्या एसेट और लायबिलिटीज में कहीं कैपिटल मेंशन है क्या? बोलो, मेंशन नहीं ना है। लेकिन हम लोग तो अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़े हैं कि सर सारा एसेट में से लायबिलिटी माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू। तो अब इसका एंट्री कैसे पास करेंगे वो देखेंगे। तो लिखेंगे जर्नल एंट्रीज। ये एंट्री कैसे पास करेंगे देखें। सारा एसेट को क्या करना पड़ता है? डेबिट। एसेट का नेचर डेबिट, तो एंट्री में सारा एसेट क्या करना है आपको? डेबिट करना है। तो ज़रा एंट्री बोलिए, तो पहला क्या एसेट था? क्या नाम बताओ? तो सबसे पहले लिख लीजिए बैंक अकाउंट डेबिट। कितना? 40,000। फिर दूसरा एसेट क्या है? तो लिखिए स्टॉक अकाउंट डेबिट। कितना? 1,00,000। फिर क्या है? तो फर्नीचर को भी अपने को क्या करना पड़ेगा? कितना? 40। फिर डेटर्स। डेटर्स में इंडिविजुअली नाम लिखा हुआ है तो हमको सबका नाम लिखना होगा। कितना? पहला कौन है? एक्स अकाउंट डेबिट। कितना? फिर वाई था ना, वाई अकाउंट डेबिट। कितना? जेड जी अकाउंट डेबिट। कितना? 60,000। 2। यहाँ तक ख़त्म हो गया। अब क्या चालू करना है? लायबिलिटीज़ को क्रेडिट करना होगा सारा। तो बेटा मेरा बच्चों से ये क्वेश्चन रहेगा कि बताइए कि हमने सारे एसेट को डेबिट क्यों किया है और सारे लायबिलिटीज़ को क्रेडिट क्यों किया है। जो बच्चे ये एंट्री देख रहे हैं, कर रहे हैं, वो मुझे कमेंट में लिखकर बताइए। अगर आपको रीज़न पता है तो मुझे बताइए कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, एसेट्स को हम डेबिट क्यों कर रहे हैं और लायबिलिटीज़ को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं। फिर लिखिए 2 क्या क्या है बेटा? तो लिखिए 2 लोन फ्रॉम मिस्टर वी अकाउंट। फिर क्या है? 2 क्या क्या है बेटा यहाँ पे? और क्रेडिटर्स है ना, एम और बी है। 2 एम अकाउंट, 2 बी अकाउंट। लोन का अमाउंट बताना। एम अकाउंट में आ गया 22 और ये हो गया 30,000। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? देखो बेटा ध्यान से समझो। सारे एसेट्स को हमने क्या कर दिया है? डेबिट कर दिया है। जितना लायबिलिटीज हमने क्या कर दिया है? ये सारा एसेट है ना, ओए ये सारा एसेट है, ये सारा क्या है? लायबिलिटीज़ है। एसेट में से सारा लायबिलिटी माइनस करेंगे तो क्या आएगा? तो देखो तो अपना डेबिट और क्रेडिट बैलेंस सेम है क्या? अलग अलग है ना। इसका टोटल करो कितना आ रहा है, इसका टोटल करो कितना आ रहा है। डिफरेंस का पैसा यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 कैपिटल अकाउंट। कैपिटल क्या होता है? क्रेडिट होता है ना, लायबिलिटी है ना। तो जो डिफरेंस का पैसा आएगा बैलेंस, क्या आएगा? वो यहाँ लिख लो। कितना आएगा बताओ मेरे को फटाक से। जोड़िए और बताइए, कैलकुलेट करके बताइए क्या आ रहा है। इसका टोटल कितना आ रहा है? एसेट्स का टोटल
कितना आ रहा है? ये जोड़ के देखो तो एसेट्स का 370 आ रहा है क्या? टोटल एसेट का 78। और इसका देखो क्या आ रहा है? 6 3 9 10 11। देखो तो ये आ रहा है क्या? 1 12 500। अब इसमें से इसको माइनस कर दो तो क्या आएगा यहाँ? भाई तुम लोग को सम में नहीं दिखाना, जनरल में ये सब नहीं दिखाना। जनरल में सिर्फ ये रहेगा लिस्ट, ये रहेगा और यहाँ कैपिटल का बैलेंस रहेगा बस। ये सब तो हम ऐसे ही कर रहे हैं साइड में, तुम लोग को नहीं दिखाना। ये करो बेटा, कितना आ रहा है? जोड़ो। तुम लोग का मैथ इतना स्लो क्यों है तुम लोग? 74,000। एक जन आंसर दिया है, बाकी सारा हमको चेक करके बताओ क्या यही आंसर है? कैसे आएगा बेटा कैपिटल इतना कम? गलत की हो क्या? नहीं है तो वो लिखना पड़ेगा। लिखो, बताया नहीं तुम लोग। वो क्रेडिटर है, ये दोनों जोड़ के तो आया बेटा, क्रेडिटर है। तो ये जो हमने यहाँ पर क्रेडिटर है ना, ये इसका तो दोनों नाम लिख दिए, एम और बी। माइनस गलत किया है, ये गलत किया है। अरे 378000 में से अगर हम माइनस कर दें 112,500 तो क्या आएगा? 2,65,500। चेक करो भाई, आया है सही? बस यहाँ रुक जाना है। ये हमारा आ गया कैपिटल, और यहाँ पे लिख लेना आपको यही वाला फिगर। क्या लिख लेना है? यहाँ आपको लिख लेना है 265,500। ठीक है, ये हमारा कैपिटल आ गया। अगर सब में कैपिटल दिया है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, फिर तो चीज़ ही ईजी हो गया, सजा के लिख लो। लेकिन अगर कैपिटल नहीं दिया है और सारा एसेट और लायबिलिटी दिया है तो हम लोग आराम से कैपिटल निकाल सकते हैं, एसेट में से माइनस करके लायबिलिटी को। क्लियर? इस एंट्री को क्या कहते हैं बेटा? ओपनिंग एंट्री। दिख रहा ना कंपाउंड है, कितना सारा आ गया आइटम इसमें। कोई घबराने की बात नहीं है, इजी है। सारा एसेट्स डेबिट करते हैं, सारा लायबिलिटी क्रेडिट करते हैं। डिफरेंस का जो पैसा होता है वो क्या निकलता है? कैपिटल निकलता है। लास्ट बेंच, इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? आई होप ये क्लास आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। जो ऑनलाइन हमारे यहाँ देख रहे हैं बच्चे, आप लोगों को अगर ये पसंद आया है वीडियो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जय हिंद।